हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट एजुकेशन से मैं दीपेश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल में। हमने पिछली क्लास में बताया था कि मध्य प्रदेश स्टेट जो है भारत में किस जगह पर स्थित है, उसकी ग्लोब में क्या पोजीशन है, कि क्या लोकेशन है, साथ ही साथ उसकी पॉपुलेशन, उसका एरिया, उसके लिटरेसी रेट, इन सभी बातें हमने पिछली क्लास में बताई थी। उसके जो फैक्ट्स थे जो परीक्षाओं में आता है, खासकर एमपीपीएससी या व्यावसायिक परीक्षा मंडल या पीईबी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में। आज हम बात करेंगे फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी की। तो फ्रेंड्स, हमारी नई प्लेलिस्ट जो एमपी की है वो चालू हो चुकी है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी प्लेलिस्ट और उसके वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो सबसे पहले बताते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वो है 3। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि। दूसरा है सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और लास्ट है बघेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश को कुल 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा मैकाल रेंज सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और लास्ट है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है। इसके बाद सेंट्रल हाईलैंड को पुनः 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके टोटल 5 डिवीजन है, जिससे पहला है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये जो बीच वाला एरिया है ये क्या है? मध्य उच्च भूमि है। ठीक है। ये नीचे का ये एरिया जो दिख रहा है ब्लैक शेडेड, ये क्या है? सतपुड़ा मैकाल रेंज है। और लास्ट में ये ग्रीन शेडेड जो एरिया है ये क्या है? बघेलखंड प्लेट्यू है। ठीक। और फिर ये जो मध्य भूमि थी इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू और नर्मदा सोन वैली। ये 5 डिवीजन थे किसके? सेंट्रल हाईलैंड के। तो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड का पठार। ठीक। फिर रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना का पठार, और लास्ट है नर्मदा सोन वैली। तो ये मध्य उच्च भूमि का ये डिवीजन है, ये 5। ठीक। इनको हम एक एक करके कवर करेंगे, साथ ही साथ इनकी जो फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में आते हैं वो हम बताएंगे। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। तो इसमें पहला है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत क्या बताया मैंने? पहला सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मध्य भारत का पठार। क्या? मध्य भारत का पठार। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। एक चीज और बता दें कि ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है, यह किस चट्टानों का बना हुआ है? किस चट्टान का बना है? या फिर हम बोले कि यह किस भूभाग का हिस्सा है, यह किस लैंड का हिस्सा है? तो एमपी जो है वह एंशिएंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक ना, उसका एक भाग है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। तो देखिए सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू मध्य प्रदेश में कहां पे है? नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ में इसके उत्तर में अगर हम बात करें, इसके इंडिया सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू उत्तर में बात करें तो यहाँ पे यमुना का मैदान। इसके वेस्ट में बात करें अगर तो इधर साइड अरावली रेंज है, जो कि राजस्थान राज्य में से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक। अगर हम उसके साउथ की बात करें तो मालवा प्लेट्यू। ठीक है। ईस्ट की बात करें तो बुंदेलखंड प्लेट्यू।
तो इसके एमपी के नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड ऑफ एमपी, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। और बुंदेलखंड प्लेट्यू, अरावली रेंज और मालवा प्लेट्यू से क्या है, ये घिरा हुआ है। किसके बीच के बीच में है, अरावली रेंज, बुंदेलखंड प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। इन तीन श्रेणियों से घिरा हुआ है। पहला बुंदेलखंड प्लेट्यू, दूसरा मालवा प्लेट्यू और तीसरा अरावली रेंज। इन तीनों से घिरा है अपना क्या, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। ठीक है, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, इसकी एवरेज हाइट है 300 टू 500 मीटर, 300 टू 500 मीटर। और यह जो है पूरा एरिया, पूरा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का जो पूरा एरिया है, ये वाला कितने स्क्वायर किलोमीटर का है, ये है 33,000 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया कवर करता है कौन, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। आई बात समझ में। इसका अगला क्या पॉइंट बनता है कि चंबल घाटी, चंबल घाटी जो है वह कहां पर है, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में है। ये चंबल वैली बोले, ठीक ना। तो चंबल वैली कहां पे है, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में ही है। इसके अलावा चंबल सिंध, पार्वती, कुनू नदियां यहीं पे बहती हैं। चंबल, सिंध, पार्वती एंड कुनू, ये रिवर इसी सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में फ्लो होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे किसके, हमारे सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के। और इस एरिया में के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से हैं, जैसे मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ठीक ना, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ठीक, ग्वालियर, ये सब कहां पे है, ये सभी सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में ही स्थित हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमारे सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू से रिलेटेड थे। अगली बात करते हैं हम मालवा प्लेट्यू की। सेकंड है मालवा प्लेट्यू। ठीक, मालवा प्लेट्यू कहां पे है, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के साउथ में, लेकिन नर्मदा सोन वैली के नॉर्थ में। ठीक, तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा सोन वैली और साउथ में किसके हैं, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू और नर्मदा सोन वैली के बीच में क्या है, मालवा प्लेट्यू है। ठीक है, मतलब हम यह बोल सकते हैं कि ये जो नर्मदा सोन वैली है, जो ये नर्मदा सोन वैली है, यह मालवा प्लेट्यू की साउथ बॉर्डर बनाता है। ठीक ना, साउथ बॉर्डर, इसका साउथ बॉर्डर क्या है, नर्मदा सोन वैली। ठीक है, इसके बाद इसकी हाइट कितनी है, एवरेज हाइट कितनी है इस प्लेट्यू की, इसकी एवरेज हाइट है 500 मीटर। ठीक ना, लगभग 500 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसके हम आई बटन में उसकी लिंक दे रखेंगे। तो हमने उसमें ये बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा है, वह भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। बीचों बीच में भारत से क्या स्थित है, अपना मध्य प्रदेश स्थित है। तो वह कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मध्य प्रदेश के भी बीचों बीच होकर गुजरेगी। आई बात समझ में। कितने राज्यों से, कितने जिलों से होकर गुजरती है, बताया था पिछली क्लास में, 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम ये बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं मालवा प्लेट्यू के बीचों बीच होकर गुजरती है, साथ ही साथ वह रीवा पन्ना प्लेट्यू से भी गुजरती है। ठीक, अगर हम उसको ऐसा क्रॉस करवाएं तो मालवा प्लेट्यू और रीवा पन्ना प्लेट्यू उसको क्रॉस करते हुए निकलेगी। तो हम मतलब बोल रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मालवा प्लेट्यू को कट करती है या उसको क्रॉस करती है। ठीक है, जो मालवा प्लेट्यू है कितने जिलों में फैला, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसके अंतर्गत 14 जिले आते हैं मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत। ठीक है, इसी मालवा प्लेट्यू में विंध्याचल रेंज फैली हुई है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है ये रेंज क्या है, ब्लैक वाली हमने बना रखा है, ये विंध्याचल रेंज है। तो विंध्याचल रेंज कहां पर है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस प्लेट्यू का हिस्सा है, मालवा प्लेट्यू में ही है। ठीक, अब इस विंध्याचल रेंज की जो सबसे ऊंचा शिखर है, हाईएस्ट पीक है, वो क्या है, गुडविल पीक। क्या है, गुडविल पीक। विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। क्या, विंध्याचल रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सा है, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। ठीक है, मेनलैंड का, इन एमपी के मेनलैंड का 28.26%, 28.26%, 28.26% कौन कवर करता है, ये मालवा प्लेट्यू कवर करता है। आई बात समझ में। साथ ही साथ एक आपने चीनी यात्री का नाम सुना होगा, फाहियान। कौन था ये, चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा किया था। इसने क्या बोला है कि जो मालवा प्लेट्यू रीजन का जो क्लाइमेट है वह विश्व का सबसे अच्छा क्लाइमेट है। मालवा प्लेट्यू का क्लाइमेट सबसे अच्छा क्लाइमेट है, किसने बोला था, चीनी यात्री फाहियान ने। फाहियान क्यों भारत आया था, यह बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को कलेक्ट करने के लिए और अपने यहाँ जाके उसको प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक ना, तो इसने बोला था, क्या बोला था, बेस्ट क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, कि विश्व का सबसे अच्छा क्या है, जलवायु मालवा प्लेट्यू की है। क्यों, क्योंकि यहाँ गर्मी में ना तो ज्यादा गर्मी और ठंडी में ना ज्यादा ठंडी होती है, ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है गर्मी में और ठंडी में ना ही ज्यादा ठंड होती है। इसलिए फाहियान ने मालवा प्लेट्यू के क्लाइमेट को विश्व का सबसे अच्छा क्लाइमेट बोला था। ठीक है, इसके अलावा सांची आपने सुना होगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची भीमबेटका। ठीक है, ये पर्यटक स्थल हैं जो कि कहाँ है, इसी प्लेट्यू का हिस्सा है। साथ ही साथ ये दोनों पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हैं। ठीक ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, किसको, सांची और भीमबेटका को। किसका पार्ट है वो, मालवा प्लेट्यू का ही हिस्सा है, मतलब ये दोनों इसी प्लेट्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो किस प्रकार की है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल क्यों है, अगर ब्लैक सॉइल है अर्थात यहाँ की जो चट्टान है वो किस प्रकार की है, बसाल्ट टाइप की चट्टान है। यहाँ की चट्टानें क्या है, बसाल्ट चट्टान है। यहाँ पे बसाल्ट रॉक पाई जाती है। ठीक ना, अब जब ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है, गेहूं की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए। अर्थात इस प्लेट्यू के जो फसल मेन कौन कौन सी है, गेहूं, गन्ना, कपास और सोयाबीन। ठीक है, इसके अलावा
बात करें शिगार, क्या सिगार, और जना पाव, जना पाव, सिगार और जना पाव, यहाँ के क्या है, ये दो पीक हैं। मेन पीक कौन कौन से हैं, सिगार और जना पाव। इसी जना पाव से, इसी जना पाव शिखर से के वांचू, वांचू पॉइंट है, इसी जना पाव के वांचू पॉइंट से क्या होता है, ओरिजिन इसका है चंबल रिवर का। चंबल रिवर कहां से निकलती है, जना पाव शिखर के वांचू पॉइंट से। कहां पे है ये, किस क्षेत्र में माना जाता है, ये मालवा क्षेत्र का हिस्सा है। आइए समझ में। तो ये कुछ मालवा प्लेटू के फैक्ट्स थे जो परीक्षा में आ सकते हैं। अब चलते हैं अगला बुंदेलखंड प्लेटू की ओर। थर्ड है बुंदेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड प्लेटू ये वाला हिस्सा है। अगर हम बात करें करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल प्लेटू, सेंट्रल इंडिया प्लेटू के, तो इसके रेफरेंस में बुंदेलखंड कहाँ पे है, उसके ईस्ट साइड में है, और रीवा पन्ना प्लेटू के नॉर्थ साइड में। ठीक है ना, ईस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेटू एंड नॉर्थ ऑफ रीवा पन्ना प्लेटू क्या है, बुंदेलखंड प्लेटू है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो अगर हाइट बोले तो 155 मीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 155 मीटर। यहां से लेके कितनी, लगभग 400 मीटर तक, 55 मीटर, 155 मीटर से 400 मीटर तक इसका क्या है, हाइट है। और अगर एरिया पूछे कितने एरिया में फैला है, तो 24,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या फैला हुआ है हमारा बुंदेलखंड प्लेटू। आई बात समझ में, बुंदेलखंड प्लेटू कितने एरिया में फैला है, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर में या किलोमीटर स्क्वायर में। इसके अलावा एक नाम सुना होगा सिद्ध बाबा, क्या, सिद्ध बाबा चोटी। तो सिद्ध बाबा चोटी जो है, सिद्ध बाबा पीक जो है, बुंदेलखंड प्लेटू का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पीक है। इसकी हाइट कितनी है, लगभग 1172 मीटर, 1172 मीटर किसकी है, सिद्ध बाबा चोटी की हाइट है। ठीक है, इसके अलावा खजुराहो नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो खजुराहो जो है इसी प्लेटू का हिस्सा है। खजुराहो जो है कहां पर है, बुंदेलखंड पठार पे में स्थित है। ठीक ना, बुंदेला राजा, बुंदेला राजा की राजधानी, बुंदेल राजाओं की, बुंदेला या बुंदेल राजाओं की जो राजा थे, उनकी जो राजधानी है वो क्या थी, ओरछा। तो ओरछा कहाँ स्थित है, वो भी बुंदेलखंड प्लेटू में स्थित है। ठीक है, इसी हिस्से में, बुंदेलखंड प्लेटू हिस्से में क्या है, ओरछा स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। कई पूछता है कि बुंदेलखंड, बुंदेला राजाओं की, बुंदेल राजाओं की राजधानी कौन क्या है, तो क्या आंसर देना अपने को, ओरछा। कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड प्लेटू में स्थित है। ठीक है, सिद्ध बाबा की चोटी किस प्लेटू का हिस्सा है या किस प्लेटू का सबसे ऊंचा शिखर है, तो बुंदेलखंड प्लेटू का। उसकी हाइट कितनी है, 1172 मीटर। ठीक है ना, चलते हैं फोर्थ रीवा पन्ना प्लेटू की ओर। रीवा पन्ना प्लेटू, तो देखें बघेलखंड प्लेटू के नॉर्थ में, बुंदेलखंड प्लेटू के साउथ में, मालवा प्लेटू के ईस्ट में। आया समझ में, क्या स्थित है अपना रीवा पन्ना प्लेटू। एक बात और बता दें, पिछली क्लास में बताए थे फिर भी, कि ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या है, किस स्टेट की बॉर्डर लगती है, यूपी स्टेट की। इस स्टेट में, इस साइड में राजस्थान बॉर्डर लगता है, इधर साइड गुजरात का। बताया था गुजरात की बॉर्डर सबसे छोटा बॉर्डर है, बड़ोदरा राज्य से, बड़ोदरा स्टेट जिले से लगता है। और ये साउथ साइड में महाराष्ट्र था। ठीक, महाराष्ट्र की बॉर्डर लगता है ये इधर।
और ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट है, इधर साइड क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य है। तो एमपी जो है इन 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है यूपी से, सबसे कम शेयर होता है गुजरात से। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं। ठीक, अब चलते हैं रीवा पन्ना प्लेट्यू की ओर। तो रीवा पन्ना प्लेट्यू जो है टोटल एरिया का, एमपी के टोटल एरिया का कितना, 10.37% एरिया किसका है, रीवा पन्ना प्लेट्यू का। टोटल एरिया एमपी है कितने परसेंटेज है, 10.37% है। ठीक, इसके अलावा रीवा डिस्ट्रिक्ट, सतना, पन्ना, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, ये सभी किस, ये जो जिले हैं ये किस प्लेट्यू में है, रीवा पन्ना प्लेट्यू में है। ठीक ना। रीवा जो है किस लिए फेमस है, व्हाइट टाइगर के लिए। ठीक ना। सतना जो है ये किस लिए है, चूना पत्थर के लिए। ठीक ना, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध क्या है, सतना। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। पन्ना, पन्ना हीरे के लिए फेमस है, यहाँ पे क्या है, हीरा पाया जाता है, डायमंड। ठीक, तो ये चीजें हैं। रीवा, सतना, पन्ना, दमोह कहाँ पे है, ये रीवा पन्ना प्लेट्यू में है। इसी रीवा पन्ना प्लेट्यू पे एक रेंज फैली हुई है, कैमूर रेंज। कौन सी, कैमूर शिखर या श्रेणी, सॉरी कैमूर श्रेणी। इससे किस नदी का उद्गम होता है, हमने रिवर वाले चैप्टर में बताया था ड्रेनेज सिस्टम के, जो हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम बताया है, उसने बताया है कि यहां से किस नदी का उद्गम होता है, टोन्स रिवर का। ठीक ना। और ठीक है, तो टोन्स रिवर का या तमसा इसको बोलते हैं, तमसा रिवर के ओरिजिन का क्या है, कैमूर श्रेणी है। कैमूर श्रेणी से ही तमसा रिवर निकलती है। इसके अलावा चित्रकूट, चित्रकूट एवं मैहर सतना डिस्ट्रिक्ट में है दोनों। ठीक, ये क्या है, दोनों धार्मिक स्थल है, स्पिरिचुअल प्लेस है। तो ये दोनों धार्मिक स्थल कहां पर है, इसी रीवा पन्ना प्लेट्यू का पार्ट है। रीवा पन्ना प्लेट्यू का पार्ट क्या है, चित्रकूट और मैहर। मुकुंदपुर, सतना डिस्ट्रिक्ट में मुकुंदपुर ब्लॉक है, मुकुंदपुर। यहाँ पर क्या है, सतना डिस्ट्रिक्ट के मुकुंदपुर में क्या है, व्हाइट टाइगर सफारी बना हुआ है, व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक, ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के में कहाँ स्थित है, तो हम क्या बताएंगे, सतना डिस्ट्रिक्ट के मुकुंदपुर में। किस प्लेट्यू का हिस्सा है, रीवा पन्ना प्लेट्यू का हिस्सा है। ठीक है, रीवा क्या फेमस है, रीवा व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। ठीक ना। यहाँ पर एक है क्या, भांडेर माउंटेन रेंज है, भांडेर माउंटेन रेंज है, इसी में वो रीवा पन्ना प्लेट्यू का ही हिस्सा है, क्या, भांडेर माउंटेन रेंज। तो ये था रीवा पन्ना प्लेट्यू। अब सेंट्रल हाईलैंड का लास्ट पार्ट है नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन वैली। तो ये जो नर्मदा सोन वैली है, यह, इसको वैली क्यों बोलते हैं, वैली इसलिए बोलते हैं, या फिर बोले इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक ना। तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा रिवर जो है वह रिफ्ट वैली में से होकर फ्लो होती है, इसलिए रिफ्ट वैली बोलते हैं, क्योंकि इसके उत्तर में, साउथ में, वो नॉर्थ में विंध्याचल रेंज और साउथ में क्या है, सतपुड़ा रेंज है। ठीक ना, इसलिए क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो नॉर्थ में विंध्याचल रेंज और साउथ में सतपुड़ा रेंज। आई बात समझ में, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में क्या है, नर्मदा सोन वैली है। इसी वैली से होकर क्या फ्लो होती है, नर्मदा रिवर से फ्लो होती है। ठीक,
क्या फ्लो होती है? नर्मदा फ्लो होती है। नर्मदा और सोन ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? दोनों रिवर कहाँ से निकलती हैं? वो मैकाल माउंटेन से निकलती है। मैकाल माउंटेन रेंज के अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन दोनों नदियां एक दूसरे के अपोजिट फ्लो होती है। ये हमने ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर एमपी की सबसे लंबी नदी है, एमपी की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि एमपी में 1077 किलोमीटर फ्लो होती है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर फ्लो होती है, लेकिन पूरे इंडिया में अगर हम बात करें, सॉरी पूरे इंडिया टोटल नर्मदा रिवर के फ्लो की बात करें तो 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर टोटल फ्लो इसका है, और एमपी में 1077 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, या मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई कितनी है, तो क्या आप आंसर देंगे? 1077। अगर पूछे नर्मदा नदी की टोटल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, तो 1312 किलोमीटर, ठीक ना, आएगा समझ में? ओके। इसके बाद अगर यहाँ के क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट की, तो गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठीक ना, गर्मी में ज्यादा गर्मी, लेकिन ठंडी जो है क्या होती है? नॉर्मल होती है। गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडी में क्या होता है? यहाँ पे ठंड कैसी होती है? नॉर्मल होती है, ज्यादा ठंड नहीं होती है, ठीक। इसी रेंज में, इसी प्लेट्यू में या नर्मदा इसी वैली में हम बात करें तो बाण सागर परियोजना, बाण सागर प्रोजेक्ट, बाण सागर परियोजना बना हुई है, ठीक है। इसी रेंज में क्या है? इसी वैली में सोन नदी के ऊपर, सोन नदी, सोन रिवर के ऊपर क्या है? बाण सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो कि जिससे क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक ना। तो ये थी नर्मदा सोन वैली। अब इसके बाद के दो और बचे हैं, सतपुड़ा रेंज और बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो पहला पार्ट क्या था? सेंट्रल हाईलैंड, जिसके 5 पार्ट डिवीजन बताया हमने, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और नर्मदा सोन वैली। अब पूरे एमपी के डिवीजन का सेकंड पार्ट आता है सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है यह नर्मदा सोन वैली के, नर्मदा सोन वैली के कहां पे है? नॉर्थ में है, नर्मदा सोन वैली के नॉर्थ में है। नर्मदा सोन वैली के नॉर्थ में है, और यह वेस्ट टू ईस्ट, यह जो है या ईस्ट टू वेस्ट पढ़ते तो ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंस, इसका एक्सपेंशन कितना है? ईस्ट से वेस्ट में, मतलब क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम 3 रेंज की बात करेंगे। किसके? सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत, सतपुड़ा मैकाल रेंज के अंतर्गत हम 3 रेंज की बात करेंगे, या इसको 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। पहला है राजपीपला, राजपीपला रेंज, दूसरा सतपुड़ा रेंज, और थर्ड इज मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। तो राजपीपला सबसे वेस्ट वाला पार्ट जो है, सबसे पश्चिमी हिस्से को क्या बोला गया है? राजपीपला बोला गया है, राजपीपला श्रेणी बोला गया है। राजपीपला श्रेणी कहां से? पश्चिम में शुरू से लेके कहां तक? यहाँ पे क्या है? ये है बुरहानपुर पास। तो पश्चिम में शुरू से लेके बुरहानपुर पास तक क्या है? राजपीपला रेंज है। इसके नॉर्थ में फिर क्या है? सतपुड़ा रेंज शुरू होती है, ठीक ना। तो सतपुड़ा रेंज में इसमें जो है पहला है क्या? ग्वालीगढ़ रेंज, और इसके बाद इधर वाला जो एरिया है, ये जो है रेंज का पार्ट, इसको बोला गया था महादेव रेंज, ठीक। ग्वालीगढ़ रेंज, महादेव रेंज, इधर ये मैकाल रेंज।
तो परीक्षा में क्वेश्चन पिछली पीएससी में पूछा था, एमपीपीएससी में, कि सतपुड़ा रेंज का, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। राजपीपला, ग्वारीगढ़, महादेव और मैकाल, ये आंसर है। इसके अलावा जो थे वो आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। राजपीपला, उसके बाद में क्या, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल। और इसी महादेव रेंज के ऊपर, इसी महादेव रेंज के ऊपर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी या मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़। 1350 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी महादेव श्रेणी, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक, आएगा समझ में। तो अब हम बात करेंगे तो सतपुड़ा रेंज के साथ को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ग्वालीगढ़ और महादेव। ठीक ना। वेस्ट से ईस्ट की ओर राजपीपला, ग्वारीगढ़, महादेव और मैकाल रेंज। इसी महादेव रेंज के ऊपर सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़। 1350 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो ये है क्या, सतपुड़ा मैकाल रेंज। ठीक है। अंतिम एक और है बुंदेलखंड प्लेट्यू। क्या, बुंदेलखंड का पठार। तो ये जो है मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में स्थित है, ठीक ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं। ठीक ना, ईस्टर्न प्लेट्यू या पूर्वी पठार भी बोलते हैं। अगर यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडक पड़ती है, यानी समर सीजन में ज्यादा गर्मी और विंटर में ठंडी ज्यादा पड़ती है। अगर यहाँ के वर्षा की बात करें, एवरेज वर्षा की रेन की, तो क्या होगा, 125 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। यहाँ क्या होती है, औसत वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी क्या है, सिंगरौली। कहाँ पे है, बुंदेलखंड प्लेट्यू में ही है। और साथ ही साथ अमलई, ओरिएंट पेपर मिल, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पे है, वो भी बुंदेलखंड प्लेट्यू का ही एक पार्ट है, या फिर उसी क्षेत्र में पाया जाता है। क्या अमलई। ठीक है। उमरिया डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर क्या है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बांधवगढ़, नेशनल पार्क। कहाँ पे है, उमरिया में है। किस प्लेट्यू में है, बुंदेलखंड प्लेट्यू में है। ठीक है। एक चीज छूट गया है, मैकाल रेंज के बारे में थोड़ा और बता दूं मैं, कुछ इसमें फैक्ट्स हैं। क्या, मैकाल रेंज, तो सतपुड़ा रेंज का सबसे पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। ठीक ना। और क्या है, ओरिजिन ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। नर्मदा और सोन नदी का क्या है, यहाँ से ओरिजिन होता है। पचमढ़ी, मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी कहाँ पर है, इसी मैकाल रेंज में ही है। ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ कितनी बारिश होती है, 197 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है। एवरेज बारिश कितनी होती है, एवरेज रेंज कितनी होती है, 197 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ नेपानगर न्यूज़पेपर मिल है। न्यूज़पेपर मिल है, कहाँ पर है, यह भी मैकाल रेंज वाले हिस्से में है।
तो कुल मिला के ये था एमपी का फिजियोग्राफिकल डिवीजन, भौगोलिक विभाजन। मैप से हमने बताया कि किस प्रकार से विभाजित किया गया है, कौन कौन से प्लेट्यू कहाँ पे हैं, कहाँ पे कौन सी रेंज फैली हुई है, इसका बताया। इसका मेन क्वेश्चन ये पिछली पीएससी में भी रिसेंटली आया था, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा फोकस किया कि राजपीपला, ग्वारीगढ़, महादेव और मैकाल, इनका क्या बोलेंगे वेस्ट से ईस्ट की ओर इनका क्या है क्रम है, अरेंजमेंट है, ये पूछा था परीक्षा में। ठीक है, नर्मदा जो सोन वैली है वो किन दो रेंज के बीच में है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में है। ठीक, मालवा प्लेट्यू की बात करें तो ये इसके साउथ पार्ट में क्या है, विंध्याचल रेंज है, और ईस्टर्न नॉर्थ पार्ट में अरावली रेंज है। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट आबू एक जगह है, माउंट आबू। ठीक ना, माउंट आबू में कौन सा है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर, 1722 मीटर गुरु शिखर अरावली सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है या 1722 मीटर है। तो ये सब चीजें परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।